अगला टॉपिक हमारा है कि टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ सपोर्ट और टाइप ऑफ बीम के बारे में हमें जानना है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बीम अर्थात धरन को देखेंगे और धरन के बाद हम आलम्बों के बारे में अर्थात सपोर्ट के बारे में देखेंगे और उसके बाद लास्ट में फिर जो आ रहे प्रमुख बल हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हम पढ़ रहे हैं विषय, इसके दृष्टिकोण से जो जो बल महत्वपूर्ण होंगे उन बलों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीम। बीम क्या है, चलिए बीम क्या है। बीम अर्थात धरन। तो धरन को हम यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिर धरन क्या है। तो धरन को लिखेंगे कि यह आलंबों पर टिकी समान अनुप्रस्थ काट की सीधी ठोस संरचना होती है जो भारों को वहन करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। धरन अर्थात बीम कहलाती है। ठीक है, धरन की जो परिभाषा है उसको नोट करने के बाद अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है कि आखिर धरन कितने प्रकार का होता है उसको हम देखेंगे। तो धरन के प्रकार, धरन के प्रकार के अंतर्गत जो मुख्य धरन हमें यहाँ पे देखना है वो 5 प्रकार के हम धरन देखेंगे। उसके अंतर्गत सबसे पहली जो धरन देखते हैं वो हम ले लेते हैं कैंटिलीवर। इसको हम इसका एक सांकेतिक रूप से चित्र बनाते हुए चलेंगे और उसकी सहायता से हम आपको डिफिनीशन बताते हुए समझाते हुए आगे एक के बाद एक चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कैंटिलीवर धरन क्या होता है। कैंटिलीवर बीम, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। कैंटिलीवर वह धरन है जिसका एक सिरा दीवार से बद्ध है अर्थात फिक्स्ड है, फिक्स है तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र उसे हम कहेंगे कैंटिलीवर धरन। ठीक है, अब इसको कैसे हम निरूपित करेंगे चित्र के माध्यम से। मान लीजिए कि ये हो गया हमारा दीवाल और इस दीवाल के अंदर कुछ इस तरीके से हो गया हमारा कैंटिलीवर धरन। अब ये हम जो दीवार को आपने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके अंतर्गत पढ़ा होगा कि मान लीजिए ईंट की दीवार है तो उसको कैसे हम बनाते हैं। ये हमारा हो गया एक सिरा, ये बद्ध सिरा हो गया और ये हो गया हमारा मुक्त सिरा। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे शुद्ध आलंबित धरन।
सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या होता है सिंपली सपोर्टेड बीम? इसको हम लिखेंगे कि वह धरन है ये, वह धरन जिसका दोनों सिरा आलंबों पर आधारित हो, हाँ, या इसको हम कह सकते हैं कि वो टिका हुआ हो, उसे हम कहते हैं शुद्ध आलंबित धरन, शुद्ध आलंबित धरन कहलाता। ठीक है, अब इसको हम कैसे चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे? तो मान लीजिए कि ये इसका ऊपरी भाग हो गया और ये इसका सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे तीसरा हम देखेंगे ओवर हैंगिंग बीम, अर्थात बाहर निकली हुई धरन, बाहर निकली हुई धरन, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओवर हैंगिंग बीम। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? ओवर हैंगिंग बीम वैसी धरन है जिसका एक या दोनों सिरा आलंबों से बाहर निकले हुए हैं, निकला हुआ है, यहाँ पे निकला, वैसी धरन है जिसका एक या दोनों सिरा आलंबों से बाहर निकला हुआ है, उसे कहेंगे हम ओवर हैंगिंग बीम, अर्थात बाहर निकली हुई धरन, कहेंगे। अब इसको चित्र की सहायता से कैसे बनाएंगे? तो ये हमारा इसका ऊपरी भाग हो गया, थोड़ा सा इसको हम बड़ा बनाएंगे। इसके बाद ये हमारा हो गया आलंब। यहाँ पे इस केस में यह इसका दोनों सिरा बाहर निकला हुआ है, इसका दोनों सिरा बाहर निकला हुआ है, दोनों सिरा बाहर। ठीक है, अब एक सिरा वाला भी हम फिगर यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा कर लेंगे, उसको भी। एक सिरा बाहर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम अगला 3 नंबर हो गया, हाँ, चौथा देखेंगे हम। चौथा प्रकार हम देखेंगे, इसको हम लेंगे इसके बाद बद्ध, अर्थात बद्ध धरन, अर्थात फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या है इसको देखते हैं। तो इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे? फिक्स्ड बीम को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि वैसी धरन है यह, बद्ध धरन वैसी धरन है जिसका
दोनों सिरा किसी दीवार या आलंबों से दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ है उसे हम कहेंगे बद्ध धरण। बद्ध धरण कहलाती है, ठीक रहेगा लिखना। बद्ध धरण कहलाती है। ठीक है, अब इसको चित्र की सहायता से हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने के लिए हम आपको कहेंगे कि जो ये फिक्स्ड बीम है इसका इंग्लिश में कुछ और नाम होता है। कुछ और नाम का मतलब ये है कि और भी एक दो नाम होते हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिए। इसे अंग्रेजी में बिल्ट इन बीम या एक नाम तो बिल्ट इन बीम हो गया, दूसरा नाम और हम कहेंगे इसको कि इनकास्टर्ड बीम। तो ये दो नाम आप ध्यान रख सकते हैं, भी कहते हैं। तो यहाँ पे तीन नाम होंगे, एक तो पहला हो गया फिक्स्ड बीम, बिल्ट इन बीम, इनकास्टर्ड बीम। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला देखेंगे, पांचवा हमारा होगा सतत धरण। सतत धरण इंग्लिश में इसे कहते हैं कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस बीम। इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे? इसको कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वह धरण है जो दो से अधिक आलंबों पर टिकी हुई है, उसे हम कहेंगे सतत धरण। ठीक है, अब इसको चित्र की सहायता से हम दिखाएंगे कैसे। ये हो गया इसका ऊपरी भाग, और इसमें जो सपोर्ट हम दिखाएंगे, एक ठीक है, तो ये हमारा सतत धरण हो गया। अब तो यहाँ पे 5 प्रकार हमने देखे बीम के। सबसे पहला प्रकार हमने देखा कैंटिलीवर धरण, उसके बाद हमने अगला देखा सिंपली सपोर्टेड, शुद्धालंबित धरण। उसके बाद तीसरा हमने देखा ओवर हैंगिंग अर्थात बाहर निकली हुई धरण। चौथा हमने देखा फिक्स्ड अर्थात बद्ध धरण। पांचवा हमने देखा सतत धरण अर्थात कंटिन्यूअस बीम। अब धरण को देखने के बाद अब हम अगला टॉपिक देखेंगे जो है टाइप ऑफ सपोर्ट अर्थात आलंबों के प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो चलिए आलंबों के
प्रकार, अर्थात टाइप ऑफ कोट। आलम्बों के बहुत सारे प्रकार हमको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारा विषय है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण आलम्ब हैं, जो महत्वपूर्ण सपोर्ट हैं, उनको हम देखेंगे। तो इसमें कुछ सपोर्ट आएंगे और उन सपोर्टों से कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होंगी उनको भी हम साथ साथ देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो हम आलम्ब यहाँ पर ले रहे हैं वो लेंगे हम साधारण आलम्ब। साधारण आलम्ब, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे सिंपल सपोर्ट। तो साधारण आलम्ब को हम कैसे परिभाषित करेंगे? इसको हम परिभाषित करेंगे कि यदि एक धरन स्वतंत्रतापूर्वक दो दीवारों पर आलंबित है, आधारित है, तो इसे साधारण आलम्ब कहते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए ये एक हमारा धरन हो गया और एक साधारण सी ये दीवार है, इस पे ये रखा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे साधारण आलम्ब। ठीक है, ये जो दोनों हो गए हमारे, ये हो जाएंगे साधारण आलम्ब। अब इन साधारण आलम्बों से कौन सी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होंगी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे। तो सेम इस चित्र को हम दोबारा ड्रॉ करेंगे एक बार, और यहाँ पे एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, इसको हम कहेंगे लंबवत प्रतिक्रिया, और एक यहाँ पर भी प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। तो ये मान लेंगे हमारा बिंदु A है, ये हमारा बिंदु B है। तो इस बिंदु A पर जो प्रतिक्रिया आएगी इसे हम कहेंगे RA, इस पर जो प्रतिक्रिया आएगी इस पर हम इसको कहेंगे RB, बिंदु B पर। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करेंगे कि बिंदु A तथा बिंदु B पर प्रतिक्रिया कैसी होगी? धरन के लंबवत। इसके बाद हम अगला देखेंगे आलम्ब, वो होगा हमारा दूसरा रोलर आलम्ब। इंग्लिश में इसको रोलर सपोर्ट कहेंगे। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? यदि धरन के दोनों सिरे रोलरों पर आलंबित हों तो ऐसे आलंबों को रोलर आलम्ब कहते हैं। इसका हम जो चित्र बनाएंगे वो ये मान लीजिए यह एक धरन हो गया,
और इसके दोनों सिरों पर रोलर आलम्ब है। लेकिन जैसे हम जब भी रोलर आलम्ब लगाते हैं तो कभी भी दोनों सिरों पर हम रोलर आलम्ब नहीं लगाते हैं। ये प्रैक्टिकल यूज में रोलर आलम्ब नहीं होता है। एक सिरे पर हम रोलर आलम्ब लगाएंगे, दूसरे सिरे पर हम हिंज लगा सकते हैं, हिंज या पिन लगा सकते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे कि जब रोलर आलम्ब को हम हटाएंगे तो वहाँ पे कौन सी प्रतिक्रिया आएगी। यहाँ पर मान लीजिए, फिर देखते हैं, ये बिंदु अगर ए है तो यहाँ पे फिर लंबवत, जैसे हमने पिछले वाले में साधारण आलम्ब में देखा था जो प्रतिक्रिया आई थी, सेम वही प्रतिक्रिया यहाँ पर आएगी। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसी भी पिंड का, तो वहाँ पर किसी भी वस्तु या पिंड के पिंड जो है वो किसी भी आलम्ब पर समर्थित रहेगी। तो जब वहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम को बनाते समय जब हम आलम्ब को हटाएंगे तब वहाँ पे प्रतिक्रिया का बहुत बड़ा रोल होगा। वहाँ पे सवाल हल करने में प्रतिक्रिया कौन सी लग रही है ये हमको जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसीलिए हम अभी बता रहे हैं, आलम्ब के साथ ही अगर आपको चीज़ें ध्यान में रहेंगी तो सवाल को हल करते समय आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो जब हमारे पास रोलर आलम्ब रहेगा तो रोलर आलम्ब को जब हम हटाएंगे तो रोलर आलम्ब हटाने के बाद कौन सी प्रतिक्रिया आएगी, धरन के सतह के लंबवत यहाँ पर आएगी। इसको हम ग्रीन में कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया, इसको शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं थोड़ा सा। प्रतिक्रिया आएगी धरन के सतह के, या धरन सतह कर देते हैं आप, धरन सतह के लंबवत। ठीक है, इसको बॉक्स में हम कर लेंगे। उसके बाद हम अगला देखेंगे, तीसरा हमारा हो जाएगा पिन, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं कब्जेदार आलम्ब। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम पिन या हिंज सपोर्ट। ठीक है, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, यदि धरन का सिरा कब्जा या पिन द्वारा आलंबित हो तो उसे पिन या कब्जेदार आलम्ब कहते हैं। इसको हम चित्र की सहायता से देखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा जो है वो धरन हो गया, और ये हमारा पिन हो गया, पिन सपोर्ट। ठीक है, अब जब हम इस पिन या कब्जेदार आलम्ब को जब हटाएंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रतिक्रिया आएगी, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। प्रतिक्रिया कि दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, वो कौन कौन सी होंगी, ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया या ये गड़बड़ हो गया, ऊर्ध्वाधर या तिरछी प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये जो प्रतिक्रिया है ये जैसा भार आ रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ऊर्ध्वाधर भार आ रहा है तो प्रतिक्रिया कैसी होगी, ऊर्ध्वाधर, और अगर तिरछा भार आ रहा है तो प्रतिक्रिया कैसी होगी, हमारी तिरछा होगी। चौथा हम देखेंगे, चौथा प्रकार हो गया चिकनी सतह का आलम्ब। चिकनी सतह का जो आलम्ब है इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे स्मूथ सरफेस सपोर्ट। अब इसको सबसे पहले परिभाषित कर लेते हैं हम कि जब
पिंड चिकनी सतह, जब पिंड चिकनी सतह के संपर्क में हो तो यह आलम्ब कार्य करता है। इसको हम चित्र की सहायता से समझेंगे। सबसे पहले मान लीजिए एक हम यहाँ पे गेंद ले रहे हैं और यह एक चिकनी सतह पर रखा हुआ है, ठीक है। और एक दूसरा कंडीशन लेंगे, यही गेंद है लेकिन ये जो सतह है वो तिरछी सतह है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया, लेकिन जो ये सतह है वो कैसी है, वो बिल्कुल चिकनी सतह है, चिकनी सतह दोनों ही केस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया आएगी वो कैसी प्रतिक्रिया आएगी इसको हम देखेंगे। तो ये प्रतिक्रिया जो आएगी, ये प्रतिक्रिया आएगी आर ए, अर्थात ये जो हो गई ये लंबवत प्रतिक्रिया हो गई। और यहाँ पर भी लंबवत प्रतिक्रिया, मान लीजिए ये बिंदु जो है बिंदु बी है, यहाँ पे ये बिंदु ए है। अब ये जो प्रतिक्रिया है वो क्यों लग रही है, मान लीजिए ये जो गेंद है इस गेंद का कुछ भार होगा, तो ये भार मान लेते हैं W है, तो ये W भार लगेगा यहाँ पे, और इस गेंद का भार यहाँ पे आकर के W लगेगा। तो इसके विपरीत में ये प्रतिक्रिया आ रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम प्रतिक्रिया को नोट करेंगे कि प्रतिक्रिया कैसी है, वो लंबवत। अब एक केस और देखेंगे जिसमें जो गेंद है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको केस 1, ये हमारा हो गया केस 2 का फिगर। अब एक और इसमें देख लेते हैं केस 3। केस 3 के अंतर्गत क्या होगा कि ये एक गेंद हम ले लेंगे और एक छड़ ले लेंगे, मान लीजिए ये हमारी छड़ हो गई। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारा छड़ हो गया, ये हमारी गेंद हो गई, और ये बिंदु हो गया गेंद, या इसको हम गोला कहेंगे समझने के लिए। इस बिंदु को हम O नाम देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो समझने का है कि अगर जो ये छड़ है, ये छड़ की जो सतह है वो बिल्कुल चिकनी सतह है, वो छड़ की सतह, यहाँ पे पेन वाइट ही कर लेते हैं, छड़ की सतह छड़ की सतह चिकनी है। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है कि इस छड़ का जो ये अंतिम सिरा है, ये वाला जो सिरा है, इन दो सिरों पर जो प्रतिक्रिया आएगी वो प्रतिक्रिया कैसी आएगी। तो वो प्रतिक्रिया जो होगी वो गोला का जो सतह है, ये इस गोले के सतह के लंबवत आएगी, अर्थात कुछ इस तरीके से यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगी। अब इसको जब हम बढ़ाएंगे आगे तो ये डॉटेड रूप में ऐसे जाएगा, और इधर से जब हम बढ़ाएंगे तो ये डॉटेड रूप में इधर से जाएगा। इसको हम मार्कर से दिखा देते हैं एक बार, ये वाला जब इसको बढ़ाएंगे तो इधर की तरफ, और जब इसको इस छोर से जब बढ़ाएंगे तो ये इधर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लिख सकते हैं नोट के रूप में, नोट कि गोले के सतह पर किसी बिंदु के लंबवत प्रतिक्रिया हमेशा
गोले के केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है। तो ये प्रश्न जब हम हल करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आएगा, और यहाँ पे जो प्रतिक्रिया है उसको हम नोट कर लेंगे कि प्रतिक्रिया जो होगी वो लंबवत प्रतिक्रिया आ रही है, ठीक है। तो ये 3 केस हमने देखा, और हम अभी कौन सा देख रहे थे, हाँ, स्मूथ सरफेस सपोर्ट, चिकनी सतह का आलम्ब। अब अगला देखेंगे हम। अगला हमारा सपोर्ट है 5वां, बद्ध आलम्ब, अर्थात फिक्स्ड सपोर्ट। इसको हम परिभाषित करेंगे पहले। यदि किसी धरन का एक सिरा या दोनों सिरा किसी दीवार या स्तंभ से बंधा हुआ है या आबद्ध है, बंधा या आबद्ध कर देते हैं, यहाँ पे आबद्ध ही सही रहेगा, से आबद्ध है, तो उस आलम्ब को बद्ध आलम्ब कहते हैं। ठीक है। अब इसको हम चित्र की सहायता से देखने की कोशिश करेंगे। पहले मान लीजिए कि ये दीवार हो गई और ये हमारा धरन हो गया। इसको हम नाम दे दें ए, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे वियोजित करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया आएगी। तो हम वियोजन करने पे आएगा हमारे पास प्रतिक्रिया जो है वो आएगी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और जैसा बल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया जो रहेगी वो तिरछी भी हो सकती है। तो एक चीज़ और कह लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर, प्रतिक्रिया तिरछी भी हो सकती है। बल जैसा आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और है कि ये जो हमारा बद्ध आलम्ब है, बद्ध आलम्ब क्या करेगा कि अगर जो भी ये बंधा हुआ इसका सिरा है, जैसे कि मान लीजिए ये सिरा हो गया, तो इस बंधे हुए सिरे पर ये क्या बनाता है, ये बनाता है फिक्स मोमेंट, फिक्सिंग मोमेंट यहाँ पे बनाता है, इसे हम बद्ध आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई कुछ। अब जब हम सपोर्ट देख लिए, सपोर्ट को देखने के बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे भार। भार के कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा भार के प्रकार। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रकार जो हम देखेंगे, ये भी जो भार होंगे, भार तो कई प्रकार के होंगे,
लेकिन जो मुख्य भार होंगे मैकेनिक्स की दृष्टिकोण से, उन भारों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट या कंसंट्रेटेड लोड। हिंदी में जिसको कहेंगे हम बिंदु भार या संकेंद्रित भार। ठीक है, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? धरन के विशिष्ट बिंदु पर, विशिष्ट अर्थात किसी एक स्पेसिफिक बिंदु, विशिष्ट बिंदु पर लगने वाले भार को बिंदु या संकेंद्रित भार कहते हैं। अब इसको चित्र की सहायता से थोड़ा सा हम दर्शा देंगे यहाँ पर कि मान लीजिए कि ये धरन हो गई और यहाँ पे ये दो प्रतिक्रिया लग रही है बिंदु ए बिंदु बी पर। तो ये आने वाला बल, ये मान लीजिए W है, तो ये हो गया हमारा बिंदु C पर लग रहा है, ये हमारा बिंदु भार हो गया। अगर ये बिंदु भार तिरछा लग रहा है तो भी ये बिंदु भार होगा। मान लीजिए बिंदु D पर ये लग रहा है P न्यूटन का बल और ये लग रहा है W न्यूटन का बल। ठीक है, तो ये दोनों हो गए तिरछे रूप में भी और सीधा वर्टिकल एकदम बिल्कुल ऊर्ध्वाधर लग रहा है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, ये दोनों बिंदु भार हो गए। ठीक है, ये जो बिंदु भार है वास्तविक रूप में जब हम देखेंगे तो वास्तविक रूप में किसी एक पार्टिकुलर बिंदु पर जो भार है उसको लगाना बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो जब ये संभव नहीं है तो फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बिंदु भार है। तो इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी हम एक बिंदु भार लगाएंगे तो वहाँ पर कुछ जो है वो संपर्कीय क्षेत्रफल जो है उसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। गणितीय रूप से जब हम देखेंगे तो संपर्क क्षेत्रफल हमको कुछ चाहिए, लेकिन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं धरन का जो लंबाई है, लंबाई के दृष्टिकोण से इसका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी छोटा है। तो जब क्षेत्रफल छोटा है तो यहाँ पर जो बिंदु भार लग रहा है उस बिंदु भार के लिए जो संपर्क क्षेत्रफल है, वो संपर्क क्षेत्रफल क्या है उसको हम नगण्य लेकर के चल रहे हैं, इसलिए हमको ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नोट के रूप में कि नोट वास्तविक रूप में किसी बिंदु पर भार लगाना संभव नहीं है। इसके लिए कुछ संपर्क क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। धरन के संदर्भ में यह क्षेत्रफल बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा या नगण्य, जो कि पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला हम देखेंगे दूसरा, संकेंद्रित भार के बाद दूसरा भार जो है महत्वपूर्ण, वो है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हिंदी में इसको कहेंगे समवितरित भार। तो समवितरित भार को कैसे हम परिभाषित करेंगे? इसको हम परिभाषित करेंगे वह भार जो धरन के कुछ भाग
या संपूर्ण भाग पर समान रूप से वितरित हुआ तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड समवितरित। अब इसे संक्षेप में भी हम एक नाम से जानते हैं। संक्षेप में हम क्या कहेंगे इसको, पहला अक्षर यू, यहाँ दूसरे वर्ड का डी और यल, तो इसे हम कहेंगे यूडीएल। ठीक है, यूडीएल कहेंगे इसको। अब इसको हम हाँ चित्र की सहायता से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे दो चित्र हम बनाएंगे, जब कुछ भाग पर यूडीएल कार्य करेगा और जब संपूर्ण भाग पर कार्य करेगा। तो जब ये कुछ भाग पर कार्य करेगा तब कैसा इसका चित्र होगा। मान लीजिए ये हमारी धरण हो गई और इसके कुछ भाग पर मान लीजिए इस किनारे से ये बिंदु ए है, यहाँ पे प्रतिक्रिया हम लगाते हैं इसके लिए आर ए, आर बी, ये बिंदु बी पर, और ये जो हो गया हमारा, इसको हम ले लेते हैं 3 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये कुछ भाग पर लगा हुआ यूडीएल हो गया। ये केवल यहाँ से यहाँ तक लगा है, ये रेड वाले पोर्शन में केवल यूडीएल लगा है। अब हम जब ये संपूर्ण भाग पर लगेगा तब देखते हैं कैसे लग रहा है ये। तो संपूर्ण भाग के लिए सेम वही चित्र हम बनाएंगे, आर ए, आर बी, बिंदु ए बिंदु बी पर। अब यहाँ पर जो बल लगाएंगे उसको हम संपूर्ण भाग पर लगाएंगे। ये मान लेते हैं 5 किलो न्यूटन पर मीटर का है। तो ये कुछ भाग पर लगा हुआ यूडीएल, कुछ भाग पर लगा, संपूर्ण भाग पर लगा। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ हम यहाँ पे और नोट करेंगे, नोट के रूप में इसको लिख लेंगे कि ये जो यूडीएल है, ये जो संवितरित भार लग रहा है, इस संवितरित भार को हम क्या कहते हैं कि जितने दूर में लगा हुआ है उतनी दूरी का गुणा करेंगे इसके अंतर्गत। मतलब यहाँ पे जैसे देखेंगे क्या हम कह रहे हैं इसको समझने के लिए, अगर ये इतने भाग में लग रहा है तो ये इस भाग का जो गुरुत्व केंद्र होगा अर्थात जो बीच का भाग होगा उस पे एक कार्य करता हुआ माना जाएगा। मतलब अगर ये इतने भाग पे लग रहा है तो इसका जो सीजी होगा उस सीजी पर ये बल लगेगा। तो ये बल की जो गणना है उसको हम कैसे करेंगे, मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अगर ये जो पूरा हमारा यहाँ पे स्पान है अर्थात जो जिसे हम पार्ट कहते हैं वो है हमारा 5 मीटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पर मान लीजिए ये दूरी जो है ये 2 मीटर है। तो जब ये 2 मीटर पर 3 किलो न्यूटन पर मीटर की हिसाब से यहाँ पे जो है यूडीएल लग रहा है, तो ये कहाँ पे कार्य करेगा, ये 2 के बीच में काम करेगा। तो इसको हम जब दिखाएंगे तो जब हम इस चित्र को फिर से यूडीएल हटा करके जब बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे प्रतिक्रिया जैसे है वैसे दिखा देंगे, और ये जो दूरी हमारी है यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, तो इसके बीच में हम यहाँ पर कार्य करते हुए दिखाएंगे। और ये 3 किलो न्यूटन है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये पॉइंट लोड के रूप में जब लगेगा ये, तो ये 6 किलो न्यूटन के रूप में यहाँ पे लगेगा। उसी तरीके से जब हम इसके अंतर्गत देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर भी हमारी जो दूरी है वो 5 ही है, तो यहाँ पे ये जो होगा 50-25 और ये बीच में किसके लगेगा, टोटल दूरी के बीच में लगेगा।
तो यहाँ पे जब ये यूडीएल हटा करके लगाएंगे तो ये यहाँ पे कार्य करता हुआ दिखेगा, जो कि 25 किलो न्यूटन होगा। ठीक है, अब चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है हमारा, तो नोट के रूप में हम बता रहे थे वो नहीं लिखे, नोट के रूप में यहाँ पे लिख लेंगे फिर। नोट, प्रतिक्रिया ज्ञात करते समय कुल समवितरित भार के सीजी पर कार्य करता हुआ माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला देखेंगे। अगला है हमारा तीसरा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको हम शॉर्ट में यूवीएल कहते हैं। अब हिंदी में इसको नाम देंगे हम समान रूप से बदलता हुआ भार। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? वह भार जो धरन की लंबाई पर समान रूप से नहीं लगता है, बल्कि इसका मान लंबाई पर उसके साथ साथ बढ़ता या घटता है, उसे हम कहेंगे यूवीएल। ठीक है, अब इसको चित्र की सहायता से थोड़ा सा देखेंगे कि मान लेते हैं ये हमारी धरन हो गई और यहाँ पे एक सपोर्ट ये लगा दिया हमने और एक दूसरा सपोर्ट हमने रोलर सपोर्ट लगा दिया। और यहाँ पे जो है ये, जैसे कि हमने परिभाषा में लिखा है कि उसके साथ साथ ये बढ़ता है या घटता है। तो मान लीजिए यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल नगण्य है, उसके बाद लोड धीरे से धीरे, इसको दूसरे कलर से हम थोड़ा दिखाते हैं, ये थोड़ा सा हल्का सा, फिर इसके बाद बढ़ेगा, फिर इसके बाद बढ़ेगा, हल्का हल्का बढ़ते जाएगा ये। अब देख रहे हैं कि ये जो लोड है वो जब लास्ट में पहुंचा तो एकदम ज़्यादा हो गया, तो ये जो शेप आएगा वो एक त्रिभुज के शेप में आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब लंबाई पर ये बढ़ते हुए जा रहा है, अब एक और केस देखेंगे हम, इसके लिए भी हम एक धरन बनाएंगे। इस पे भी वैसे ही सपोर्ट लगा देते हैं, रोलर सपोर्ट यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ से ये घटना शुरू हो गया। इसको थोड़ा दूर दूर बनाएंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, थोड़ा रफ कर लेते हैं। और ये लास्ट में जाके बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है। अब इसका जो हम शेप देंगे वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो
दो आकृतियां बन रही हैं, जिसमें एक आकृति जो है वो त्रिभुज की है और एक जो है हमारा आयताकार शेप बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो शेप बना नीचे, ये हमको एक आयत का शेप मिलेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गए। वो पहला कंडीशन जब एक साथ साथ बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में देखिए बढ़ते हुए जा रहा है ये, और यहाँ पे घट रहा है, घटते हुए जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। अब हम यहाँ पे जब यूडीएल के केस में जब हमने यूडीएल के केस में जब हमने कहा था कि ये उसके सीजी पर लगेगा, तो यहाँ पे जो ये भार है जब इसकी हम गणना करेंगे तो इसको हम कहाँ पर लगाएंगे, जो आकृति बन रही है उसके सीजी पर हम लगाएंगे। तो नोट के रूप में लिखेंगे हम यहाँ पर, नोट इसके भार को बन रही आकृति के सीजी पर लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने तीन प्रमुख जो हमको भार देखने हैं, वो भार को हमने देखा। इसके अलावा हम जो और भार देखेंगे, वो यहाँ पे हम अगर बताना चाहें एग्जाम में तो उसको भी हम बता सकते हैं कि चल भार है। अचल भार, जो वस्तु जो है उस वस्तु का खुद का जो भार होगा उसको हम कहेंगे अचल भार। तो इसको भी हम बता सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन ही हैं। इसको आप लिख सकते हैं परीक्षा में। चल भार भी बता सकते हैं, जो उस पे वाहन या आदमी आ जा रहे हैं। जैसे आपका घर है तो घर का जो छत है, छत के ऊपर जो भी आदमी आ जा रहे हैं तो वो क्या हो गया, आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, तो उस पर चल भार हुआ। और अचल भार के रूप में जो हमारे घर का जो छत है, वो उसका जो छत का खुद का भार जो हो गया, उसके ऊपर जो सामान रखा हुआ है जो हट नहीं रहा है, एक ही जगह रखा हुआ है, वो भी हो गया उसका अचल भार। ठीक है, तो इसको हम बता सकते हैं। अगर हवा के प्रभाव के कारण लग रहा है तो वायु भार उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे बता सकते हैं कि हवा के कारण जो भार लगेगा वायु भार हो गया हमारा। उसके बाद अगर कोई भूकंप के प्रभाव से कोई भार लग रहा है, झटका लग रहा है, तो भूकंपीय भार भी हम बता सकते हैं, भूकंपीय भार। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से इन तीन भारों को चित्र की सहायता से अगर बताते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सही होंगे बताने के लिए। जिसमें सबसे पहला हो गया वो पॉइंट लोड अर्थात संकेंद्रित भार, दूसरा संवितरित भार और फिर समान रूप से बदलता हुआ भार। इन तीन भारों को हम यहाँ पे बताएंगे।